फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे एक कक्षा 10 के लिए लेसन प्लान, जिसका विषय है, सब्जेक्ट है हिंदी। और आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। प्रकरण देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, प्रकरण है पुष्प की अभिलाषा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। और मैं थोड़ा सा इस वीडियो में तेज़ी से आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि अगर तेज़ी से नहीं बताऊँगा तो इस पाठ्य योजना में कंटेंट ज़्यादा है, तो उसमें पाठ्य योजना की ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, 20 मिनट के लगभग हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि 20 मिनट की वीडियो बने, 10 से 12 मिनट या 14 मिनट की वीडियो मैं चाहता हूँ कि बने, तो जिससे आप लोगों का भी समय ज़्यादा नुकसान ना हो। और अगर आप लोगों को लगे कि काफ़ी तेज़ी से वीडियो बढ़ रही है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक के लिख लीजिएगा, फिर से आगे वीडियो प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पाठ्य योजना। आप देख सकते हैं पाठ्य योजना संख्या 19 लिखा गया है। तो जितनी भी आपकी पाठ्य योजना संख्या हो, उसको उस पेज से, स्टार्टिंग पेज से, जिस पेज से आप स्टार्ट कर रहे हैं पाठ्य योजना लिखना, उसके बीचों बीच इस तरीके से संख्या कर दीजिएगा। पाठ्य योजना संख्या आपकी जो भी संख्या हो, 1 2 3 4 जो भी होगी, उस तरीके से लिखने के बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है। विद्यालय लिखने के बाद विद्यालय का उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं विषय हमारा है हिंदी। पद्य, अगर उप विषय कहा जाए तो पद्य है इसका। कक्षा 10वीं है। दिनांक यहाँ पे आपको लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने कौन से डेट को कौन सी पाठ्य योजना विद्यालय में पढ़ाई थी। कालांश है, कालांश आपके अपने अनुसार है। आप प्रथम पीरियड में जाते हैं ये चैप्टर पढ़ाने, तो प्रथम लिखिए। दूसरे में जाते हैं तो द्वितीय लिखिए। जिस पीरियड में आप जाएंगे उस पीरियड के यहाँ पे नाम लिख देंगे। जैसे छठवें पीरियड में अगर आप गए हैं तो षष्ठम हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद समयावधि है। समयावधि आप कक्षा 10 के लिए बना रहे हैं तो 45 मिनट लिखिएगा। प्रकरण है पुष्प की अभिलाषा। अब आता है आपका सामान्य उद्देश्य हेडिंग। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपको विषय आपका जो है हिंदी और उप विषय है पद्य। इसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का आप विकास करना चाहते हैं उसके बारे में पॉइंट वाइज लिखना होता है। इसके अंतर्गत मिनिमम आप इसमें 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। तो देख लीजिए, पहला पॉइंट है छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के उच्चारण से अवगत कराना, अभ्यस्त कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों के पाठ के शब्द भंडार, सूक्त, मुहावरों व लोकोक्तियों में वृद्धि करना। चौथा पॉइंट है छात्रों को विभिन्न रचनाकारों की शैलियों से परिचित कराना। पांचवा पॉइंट है छात्रों को स्वाध्याय की प्रेरणा देना। और छठवां पॉइंट है छात्रों में उचित आरोह अवरोह, लय, गति एवं विराम आदि के प्रयोग के साथ वाचन में अभ्यस्त कराना। ये सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य के बाद आपको विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डालना है। यहाँ पे जो विशिष्ट उद्देश्य का है, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। जरूरी नहीं कि आपके कॉलेज में इस तरीके से बनाने को कहें। आपके कॉलेज में जिस तरीके से आपको कहेंगे उस तरीके से आप अगर कहें कि विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डाल के आप पॉइंट वाइज लिखिए डायरेक्ट, तो वैसे भी लिखा जाता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है कि पहले विशिष्ट उद्देश्य कॉलम बनाते हैं, फिर दूसरे कॉलम में शिक्षण उद्देश्य क्या है आपका, और उस उद्देश्य का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन क्या देखना चाहते हैं बच्चों में। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें है काव्य में निहित संधि, समास, अलंकार, उपसर्ग, रस आदि का ज्ञान कराना। दूसरा पॉइंट है कविता के केंद्रीय भाव एवं विचार का ज्ञान प्रदान करना। तो इसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है। छात्र कविता में निहित संधि, समास, अलंकार, उपसर्ग, रस आदि का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र कविता में निहित केंद्रीय भाव एवं विचार को ग्रहण कर सकेंगे। अब दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें देख लीजिए लिखा गया है छात्रों को पढ़ाकर व सुनाकर कविता में निहित भागों का ज्ञान प्रदान करना। तो इसके सामने लिखना है आपको, छात्र कविता को पढ़कर व सुनकर कविता में निहित भागों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है इसमें छात्रों को कविता में निहित नवीन शब्द एवं युक्तियों के अर्थ से परिचित कराना। तो इसके सामने लिखना है आपको, छात्र कविता के में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों एवं युक्तियों का अर्थ समझ सकेंगे। अब आता है तीसरा हेडिंग यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य। तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है छात्रों को शुद्ध, स्पष्ट आरोह अवरोह, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाचन करने योग्य बनाना। इसके सामने लिखना है पहले पॉइंट में छात्र शुद्ध, स्पष्ट, सेम वही चीज़ें लिखनी होती हैं जो आप दूसरे कॉलम में लिख रहे हैं, उसी का छात्र पे क्या परिवर्तन पड़ेगा उसको यहाँ पे लिखना है। आप इसको वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, पूरा नीचे देख लीजिए। चौथा यहाँ पे अभिरुच्यात्मक उद्देश्य है और पांचवा अवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। तो आशा करता हूँ आप वीडियो रोक के लिख चुके होंगे। अब इसके बाद आपका हेडिंग आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप देख लीजिए लिखा गया पाठ्य पुस्तक, चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट। इसके अलावा आप कोई भी चीज़ और बना के ले जाते हैं जिसका आप उपयोग करते हैं शिक्षण कार्य करते समय, तो उसको भी यहाँ पे सहायक सामग्री में लिख सकते हैं। अब पूर्व ज्ञान है, इसमें लिखना है आपको छात्र पूर्व कक्षाओं में पुष्प से संबंधित कविताएं पढ़ चुके हैं तथा सामान्य जानकारी इसकी रखते हैं। अब आपका मेन पॉइंट आता है, मेन हेडिंग आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में देख लीजिए 2 कॉलम यहाँ पे बनाया गया है, छात्राध्यापक क्रिया और दूसरा कॉलम है छात्र क्रियाएं। इसमें देख लीजिए कम से कम आप 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं और मैक्सिमम 4 से 5 प्रश्न या 6 प्रश्न मैक्सिमम पूछ सकते हैं इसके अंतर्गत। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न पूछा गया है, सुबह सुबह हम घूमने कहाँ जाते हैं।
तो बच्चे बता देंगे पार्क में। आपकी क्लास में कई बच्चे होंगे तो जाहिर सी बात है कई आंसर आएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे पार्क में, कुछ बच्चे बोलेंगे खुले स्थानों पे, और भी आंसर आ सकते हैं। अब इसके बाद आपको अपने अनुसार उस चीज़ को फिर से पकड़ना है, दूसरे उस उत्तर से आपका प्रश्न बनाना है। पार्क में क्या क्या होता है? तो बच्चे बता देंगे पार्क में घास फूस होती है, फूल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, झूले होते हैं आदि होती है। मतलब इतनी सारी चीज़ें, कई चीज़ें बोलेंगे, तो उसमें से आपको जो जो चीज़ें लगे कि हाँ आपके प्रकरण को निकलवाने में आसानी होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे यहाँ पे प्रश्न में आप पूछेंगे पार्क की सुंदरता को क्या चीज़ बढ़ाती है सबसे ज़्यादा? तो बच्चे बता देंगे, जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा पार्क में अगर सुंदर आपको लगेगा तो फूल ही लगेगा। तो बच्चे ज़रूर है कि आपकी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं कम से कम, तो 10 बच्चों में से 1-2 बच्चे ज़रूर बोलेंगे फूल। तो फूल सबसे ज़्यादा उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। जैसे वो फूल बोलेंगे तो आप चौथा अपना प्रश्न बोल सकते हैं कि फूल की अभिलाषा क्या होती है। तो फूल की अभिलाषा से बच्चों को नहीं पता है कि उसकी अभिलाषा क्या होती है, तो उसको नहीं बता पाएंगे। हो सकता है आपकी क्लास में कुछ बच्चे बताएं, उसको बताने की कोशिश करें, लेकिन एग्जैक्ट अगर आपको आंसर मिल भी जाता है तो ज़्यादातर बच्चों को वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आपका कार्य है, आपका कर्तव्य है एक अच्छे शिक्षक का कि उस चीज़ को आप अच्छे से समझाएं बच्चों को। तो इसके बाद देखिए उद्देश्य कथन तुरंत बोलेंगे आप। आज हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कविता पुष्प की अभिलाषा का रसास्वादन करेंगे। अब हिंदी की पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप वर्डिंग ऐसी ही रखिए जिससे लगे कि हाँ आप एक अच्छे हिंदी के शिक्षक हैं। अब आता है आपका प्रस्तुतिकरण। आपको लिखना है हेडिंग। प्रस्तुतिकरण सबसे ऊपर इस तरीके से लिख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है। इस तरीके से लिखने के बाद आपको अपना स्टार्ट करना है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको सबसे पहले यहाँ पे 4 कॉलम देख लीजिए बनाया गया, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रियाएँ और श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पे शिक्षण बिंदु में सबसे पहले है आदर्श वाचन। छात्राध्यापक क्रिया में आप छात्राध्यापक हैं, टीचर हैं, तो आपको उस चीज़ का जो चैप्टर है उसको पढ़ना होगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया छात्राध्यापक पूर्ण आरोह अवरोह पूर्वक विराम चिन्हों का पालन करते हुए आदर्श वाचन करेगा। छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र क्रिया में लिखना है आपको। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में देख लीजिए लिखा गया है, इसको उसी तरीके से आपको क्लास में बोलना है जिस तरीके से कविता पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा, मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ, लेकिन क्लास में अगर आप कोई कविता पढ़ रहे हैं तभी आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा जब आप कविता को अच्छे तरीके से लय और गति से आरोह अवरोह से गाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया, चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊँ, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊँ, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊँ। तो ये सारी चीज़ें, इसको आप और अच्छे तरीके से आप कविता जैसे पढ़ी जाती है उसको कर सकते हैं। अब अनुकरण वाचन है, छात्र आपका अनुकरण करेंगे। छात्राध्यापक छात्रों को वाचन करने का आदेश देगा तथा उनकी वाचन संबंधी त्रुटियों का अवलोकन करेगा। छात्र पूर्ण आरोह अवरोह पूर्वक वाचन करेंगे। अब आता है कठिन उच्चारण। कुछ आपके जो आपने पढ़ाया है उसमें कठिन शब्द आए होंगे, उसका उच्चारण कैसे करना है। तो छात्राध्यापक छात्रों द्वारा उच्चरित शब्दों को शुद्ध उच्चारण कराएगा तथा उन्हें श्यामपट्ट पर लिखेगा। छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। इसमें देख लीजिए पहला है सुरबाला, दूसरा है गूंथ और तीसरा है इठलाऊँ। तो कठिन शब्द का उच्चारण है सुरबाला, गूंथ और इठलाऊँ। इस तरीके से आपको बताना है अगर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उस चीज़ को। तो कठिन निवारण है, छात्र कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर उनके अर्थ छात्रों को बताएगा। छात्र कठिन शब्दों के अर्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए श्यामपट्ट पे भी वही चीज़ें लिखनी है जो आपने अभी बताया है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया कठिन निवारण। पहले एक तरफ है शब्द है, दूसरी तरफ उसका अर्थ है। चाह मतलब कामना, कोई चीज़ की एक्सपेक्टेशन। सुरबाला मतलब देवकन्या, इठलाऊँ मतलब अभिमान करूँ और बनमाली मतलब माली। अब इसके बाद देख लीजिए अगला यहाँ पे आता है आपका प्रवचन आपको करना है उस चीज़ का। छात्राध्यापक क्रिया में देख लीजिए लिखा गया है, प्रस्तुत पद्यांश माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने पुष्प की अभिलाषा को व्यक्त किया है कि एक पुष्प की राष्ट्रभक्ति कैसे उसे राष्ट्र के प्रति निछावर होने को प्रेरित करती है। पुष्प नहीं चाहता कि वह देवकन्या के गहनों का स्थान ले, न ही वरमाला में बंधकर अपने प्रेमी की लालसा करे, न ही यह चाहता है कि सम्राटों के सौम्य पर डाला जाए, और यह भी नहीं चाहता कि किसी सम्राट के सर पर सुशोभित होकर इतराए। अर्थात वह अपने आप को ऐसे स्थान पर नहीं चाहता, वरन वह अपने आप को देशभक्तों की राह पर बिछना चाहता है। छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब पुनः स्वर वाचन आता है। पुनः स्वर वाचन में आपको देख लीजिए इस तरीके से लिखना है, छात्राध्यापक पूर्ण आरोह अवरोह यति गति का या स्वर लयपूर्ण वाचन करेगा। छात्र कविता का रसास्वादन करेंगे।
और उसके बाद आता है हेडिंग आपका भावबोधात्मक प्रश्न, या इसको बोधात्मक प्रश्न भी कह सकते हैं और अवबोधात्मक प्रश्न भी कह सकते हैं। इसमें जो आपने पढ़ाया है उसी से प्रश्न पूछना होता है, ये देखना होता है कि बच्चों को समझ में आया वो चीज़ कि नहीं समझ में आया है। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न है, पुष्प किसके गहनों में नहीं गूंथना चाहता, तो उसका उत्तर मिलेगा सुरबाला के गहनों में। दूसरा प्रश्न फिर बनता है, पुष्प किसके सौ पर नहीं डाला जाना चाहता, तो उसका उत्तर बच्चे देंगे सम्राटों के सौ पर। तीसरा प्रश्न फिर बनता है, पुष्प किसके सर पर नहीं लगना चाहता, तो बच्चे बता देंगे देवों के सिर पर। चौथा प्रश्न है, देवों के सर पर वह लगकर वह क्या नहीं करना चाहता, तो इठलाना नहीं चाहता, इसका आंसर है। अब आता है मूल्यांकन का प्रश्न। मूल्यांकन का प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता किस रस से ओतप्रोत है, तो प्रस्तुत कविता वीर रस से ओतप्रोत है, इसका बच्चे उत्तर देंगे। कविता में क्या भाव निहित है, कविता में देश प्रेम का भाव निहित है। अब इसके बाद आपका आता है तीसरा प्रश्न, यहाँ पे पुष्प किसके प्रति अपने भावों को प्रकट करता है, तो बच्चे उसका उत्तर देंगे पुष्प देश के प्रति अपने भावों को प्रकट करता है। अब लास्ट में शिक्षण बिंदु में हेडिंग लिखना है आत्मसातीकरण। उसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रस्तुत कविता में क्या समानता है, तो छात्र उसका उत्तर देंगे दोनों कविताएं वीर रस से ओतप्रोत हैं। और दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में क्या भाव निहित है, तो जाहिर सी बात है, अभी आपने बताया, बच्चों ने बताया कि प्रस्तुत कविता में राष्ट्र प्रेम निहित है। और इसी के बाद श्यामपट्ट कार्य में आप देख लीजिए, एक लाइन लिखी गई है कविता की, इसको लिखने के बाद आप प्रश्न पूछेंगे, आत्मसातीकरण करेंगे। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अब इसी के साथ यहाँ पे लास्ट में आता है अंतिम आदर्श वाचन गृह कार्य। आदर्श वाचन यहाँ पे देख लीजिए, गृह का लास्ट होता है किसी भी लेसन प्लान का हेडिंग। अंतिम आदर्श वाचन में आपको लिखना है, छात्राध्यापक पूर्ण लय यति गति आरोह अवरोह के साथ वाचन करेगा। छात्र कविता का रसास्वादन करेंगे, या फिर इसको आप नॉर्मल शब्दों में लिख सकते हैं, छात्र कविता को सुनेंगे। अब लास्ट में गृह कार्य आता है। गृह कार्य में आपको बच्चों को देना है घर से करके लाने के लिए कार्य, क्योंकि आपने कोई चैप्टर पढ़ा दिया, अगर घर से करके लाने के लिए बच्चों को कार्य नहीं देंगे तो वो घर पे जाके उस चैप्टर को रिवाइज नहीं करेंगे और अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो देख लीजिए, लिखा गया यहाँ पे, छात्र कविता का सारांश अपने शब्दों में लिख के ले आएंगे, छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में वो गृह कार्य नोट करेंगे, और इसी के साथ यहाँ पे आज का लेसन प्लान समाप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को आज का लेसन प्लान समझ में आया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और ऐसी ढेर सारी वीडियोज के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अगर आप लोगों को किसी भी क्लास के किसी भी लेसन प्लान की जरूरत है, किसी भी विषय के किसी भी लेसन प्लान की जरूरत है, तो मुझे उस चैप्टर का नाम बताइए, 24 से 48 घंटे के अंदर मैं गारंटी लेता हूँ कि वो आपका लेसन प्लान आप तक पहुँच जाएगा। अगर मैं किसी कारणवश भूल जाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कई बच्चों का कमेंट आता है कि ये लेसन प्लान बना दीजिए, तो हो सकता है ऑलरेडी मैं कोई लेसन प्लान बना रहा हूँ तो आपके लेसन प्लान को मैं मिस कर जाऊँ। अक्सर होता नहीं है कि मैं मिस करूँगा, लेकिन अगर मिस कर जाऊँ तो आप कमेंट रिप्लाई कर दिया करके सर ने अभी तक नहीं बनाए, तो प्लीज़ इस चीज़ को फिर से बना दें। तो मैं जल्दी से जल्दी फिर कोशिश करूँगा कि उसी दिन आपका वो लेसन प्लान आप तक पहुँच जाए। और अगर आपने अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि अगर किसी भी लेसन प्लान की ज़रूरत है, कोई शिक्षक है आपके आसपास, असिस्टेंट टीचर है प्राइमरी में, तो उसको टीचिंग प्लान की ज़रूरत होगी, तो अगर टीचिंग प्लान की भी ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको भी जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि उन तक पहुँचा सकूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।